नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। पिछले लेक्चर्स में हमने अपना मेडिवल इंडिया को करीब करीब कवर कर लिया है और आज से हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा जो है ना एक समरी मॉडर्न इंडिया की है उसको एक बार जो है एट ए ग्लेंस कर लेते हैं और देखते हैं कि मॉडर्न इंडिया में कहाँ कहाँ कब कब क्या क्या घटनाएँ हुई हैं। देखिए, मॉडर्न इंडिया जो आपका प्रारंभ होता है उसके पीछे ना धीरे धीरे कहानी बनती है। जैसे ही हम मेडिवल इंडिया में आपका पोस्ट मुगल एम्पायर में पहुंचते हैं तो धीरे धीरे मैंने आपको बताया था कि कुछ यूरोपियंस जो हैं ट्रेड करने के लिए भारत आना प्रारंभ कर देते हैं और धीरे धीरे वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ट्रेड के बहाने आते हैं और धीरे धीरे उनमें से एक जो है इंग्लिश कंपनी है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो यहाँ पे एक अपना एम्पायर खड़ा कर लेती है और ये वहाँ से लेकर और इंडिपेंडेंट तक का जो काल है आपका मॉडर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम बात करें आधुनिक भारत की यानी इसकी, तो इसमें सबसे पहले हम नजरें डालेंगे अराइवल ऑफ यूरोपियंस यानी भारत में यूरोपियों का आगमन कब हुआ और क्या क्या उसमें घटनाएं हुई। उससे बाद हम देखेंगे कि हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे मॉडर्न इंडिया का जो काल है उसमें हमारे पास जो है यानी 18वीं शताब्दी का काल माना जाता है। 18वीं शताब्दी में इंडिया का सिनेरियो कैसा था, कौन कौन से शासक थे, कौन कौन सी शक्तियां थी, ठीक है, किन किन शक्तियों में क्या क्या संघर्ष हुआ, वो सारी चीजें हम जो है 18th सेंचुरी इंडिया में जानने का प्रयास करेंगे। अगर हम आगे बात करें कि फिर उसके बाद है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाती है तो उसके बाद जो है ना जो रिबेलियंस है, जो विद्रोह है, जो भारतीय विद्रोह है, जो विद्रोह हुए हैं उनके बारे में हम जानना प्रारंभ करेंगे। जैसे ही विद्रोह होता है तो एक चेतना का विकास होता है, जैसे ही कोई राजनीतिक चेतना का विकास होता है फिर हम पहुंचते हैं क्या, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ को। तो अभी हम क्या है कि यहीं पे आ जाते हैं अराइवल ऑफ यूरोपियंस पे यानी भारत में यूरोपियों का आगमन। देखो, यूरोपियों के आगमन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले भारत में ऐसा माना जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस नाम का एक इटालियन नेविगेटर वहां से चला भारत की खोज के लिए, लेकिन वो बाय मिस्टेक अमेरिका पहुंच गया तो वो भारत नहीं आ पाया। उसके बाद जो है पुर्तगीज में वास्को डी गामा नाम का एक व्यक्ति चला जो पुर्तगाली था, वो पहली बार भारत पहुंचा। तो सबसे पहले अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस में से सबसे फर्स्ट अराइवल जो माना जाता है वो माना जाता है आपका पुर्तगीज का, ठीक है। तो पुर्तगीज यहाँ पे आए, इन्होंने व्यापार किया। सबसे पहले इन्होंने मसालों का यहाँ पे व्यापार किया। तो जैसे इन्होंने मसालों का ट्रेड किया, ट्रेड करने के साथ साथ इन्होंने लगभग जो है ना 60 गुना मुनाफा कमाया, जिससे कि जो है और भी यूरोपियंस जो है भारत में व्यापार करने के लिए लालायित हो उठे। और उसके बाद यहाँ पे आए डच। दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? डच आते हैं। ये आए हैं लगभग 1605 के करीब, ठीक है। डच यहाँ पे आए। डच का ऐसा माना जाता है कि भारत में इन्होंने मसालों के साथ साथ जो है ना पहली बार कॉटन का भी यानी सूती कपड़ों का भी काम प्रारंभ किया, यानी व्यापार किया सूती कपड़े का, वस्त्र बनाने का। भारत में सूती वस्त्र जो है बनाने का जो श्रेय जाता है वो डच को ही जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड पे आए हैं आपके इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश जो है ये इंग्लैंड से आए हैं। इंग्लैंड की जो महारानी है यानी लंदन की महारानी एलिजाबेथ से ये जो है लाइसेंस लेकर आए थे। एक मर्चेंट एडवेंचर्स नाम की एक जो है कंपनी थी, उसके कुछ जो है एम्प्लॉइज को आइडिया आया कि क्यों ना हम भी भारत में जाके एक व्यापार करें। तो यहाँ पे आए, इन्होंने इस एक कंपनी बनाई। फिर उसका कंपनी का जो है नाम बाद में चेंज करके इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया और यही कंपनी भारत पे व्यापार करती रहेगी आगे भी, ठीक है। उसके बाद जो है ये आए 1608 में। उसके बाद आते हैं फोर्थ पे आपके डेनिस, ठीक है। आवागमन में चौथे टर्न पे आते हैं आपके डेनिस आए आपके 1616 में, ठीक है। इन्होंने भी यहाँ पे जो है अपने आप को स्टेबल किया। स्टेबल करने के बाद में क्या था कि इनका धीरे धीरे एंड होना स्टार्ट हुआ। तो इन्होंने अपने सारे जो रिसोर्सेज थे, जो भी इन्होंने कंपनी वगैरह बनाई थी, वो सभी सेल की अंग्रेजों को और यहाँ से चले गए। देखो, अंतिम में कौन आते हैं? सबसे अंतिम में आते हैं आपके फ्रेंच यानी फ्रांसीसी, सबसे अंत में आते हैं। लगभग 1664 के करीब यहाँ पे जो है आने वालों में से माने जाते हैं। फ्रेंच के बाद यहाँ पे कोई भी यूरोपियंस नहीं आता है।
तो अगर आपको एग्जाम में क्रम पूछ लिया जाए कि भाई इनका क्रम बताइए, तो आपको ध्यान रहे सबसे पहले फर्स्ट पे पुर्तगीज, पुर्तगीज के बाद है जो है आपके डच है, डच के बाद अगर हम बात करें तो आपके इंग्लिश आते हैं, इंग्लिश के बाद डेनिश और डेनिश के बाद फ्रांसीसी। फ्रांसीसी सबसे अंतिम थे इनमें आने वालों में। तो ये तो हुआ अराइवल ऑफ यूरोपियंस का। तो एक एक करके इन्होंने क्या क्या किया सारी चीजें हम अपने सिलेबस में कवर करते चलेंगे। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 18th सेंचुरी इंडिया की, तो 18th सेंचुरी इंडिया में कौन कौन सी शक्ति हमारे पास थी। तो शक्ति में मैंने बताया है आपको कि जो आपके ये इंग्लिश है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी व्यापार करने के साथ धीरे धीरे एक छोटे से जो है एरिया में इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन करना प्रारंभ कर दिया था। तो ये भी एक अपने आप में एक पावर थी। तो हम इसको भी जो है डाल लेते हैं 18th सेंचुरी में, ये भी अपने आप में एक पावर थी। तो पहले इसी को ले लेते हैं। तो एक हमारे पास पावर हुई ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका काम अब खाली व्यापार करना नहीं था, व्यापार के साथ साथ ये जो एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्निंग बॉडी, गवर्निंग रूल, सारी चीजें थी इनके पास, ठीक है। सभी टाइप के अधिकारी और कर्मचारियों को अपने पास रखते थे। अगर हम इनके साथ बात करें तो दूसरी हमारी जो सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती थी तो वो था मराठा एम्पायर 18th सेंचुरी में। तो दूसरा क्या था? मराठा एम्पायर। तो मराठा एम्पायर अपने आप में जो है एक इंडिपेंडेंट एम्पायर था, स्वतंत्र साम्राज्य था, ठीक है। तो ये भी जो है 18वीं शताब्दी का एक साम्राज्य माना जाता है। मराठा एम्पायर के बाद जो तीसरे नंबर पे आता है आपका, ठीक है, वो आता है हैदराबाद। हैदराबाद क्या था? ये भी एक जो है इंडिपेंडेंट स्टेट थी। निजामुल मुल्क ने इसकी स्थापना की थी, मैंने आपको बताया था। और उसके बाद जो है ये इंडिपेंडेंट स्टेट होके इनका भी जो आपस में संघर्ष चलता है अंग्रेजों के साथ में। सभी का संघर्ष जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही चलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें हैदराबाद के बाद जो बड़ी जो शक्ति मानी जाती है वो माना जाता है फिर मैसूर स्टेट। तो फोर्थ पे क्या है? मैसूर स्टेट। ऐसे आपको ध्यान रखना है अलग अलग, ठीक है। और मैसूर स्टेट के बाद फिर आता है आपका जो बंगाल सल्तनत थी आपकी उस टाइम की, ठीक है। बंगाल सल्तनत का जो है ना काफी हिस्सा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पहले ही जीत चुकी है। थोड़ा बहुत जो बचा हुआ बंगाल है, ठीक है, वो भी अपने आप में एक स्टेट है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, बंगाल के बारे में। तो बंगाल एक स्टेट है, ओके। फिर सिक्स्थ पे आता है आपका आज का जो केरल है, इसका नाम था त्रावणकोर, ठीक है। त्रावणकोर भी एक स्टेट थी और एक संघर्ष के रूप में त्रावणकोर को भी देखा जाता है। तो फिर आता है त्रावणकोर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो बैलेंस इनमें जब होगा बाद में लास्ट में क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सभी को इनको कंट्रोल कर लेती है। कंट्रोल करके फिर जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना स्वयंभू सम्राट है भारत की। और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि 1857 का विद्रोह हो जाता है। उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से एक अधिकार छीन लिए जाते हैं और भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी एलिजाबेथ के सीधे नियंत्रण में आ जाता है। तो ये बातें हुई ईस्ट इंडिया 18th सेंचुरी इंडिया की। अब शासन होगा तो विद्रोह भी होगा, ठीक है। किसी का एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो रेबल्स भी पैदा होंगे। तो हम बात कर लेते हैं इंडियन रेबेलियन की। तो भारत में जो फर्स्ट इंडियन रेबेलियन माना जाता है वो माना जाता है आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 की क्रांति। तो पहला लिख देते हैं जो विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 की क्रांति। लिख देता हूं क्रांति 1857, ठीक है। तो ये पहला विद्रोह माना जाता है। लेकिन इस विद्रोह को क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इसको दबा दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसको दबा दिया गया। उसके बाद क्या था कि दूसरा जो विद्रोह माना जाता है वो माना जाता है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी रिवोल्ट जो है आपका, ठीक है, इसमें जो है ना ये सन्यासियों का एक रिवोल्ट माना जाता है। इसमें जो भी सन्यासी जो लोग थे वो इन्होंने रिवोल्ट किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है। थर्ड पे आता है आपका ट्राइबल यानी जनजातीय जो विद्रोह है, ट्राइबल रिवोल्ट्स, ठीक है। इसमें अलग अलग जनजातियों ने अलग अलग रिवोल्ट किए थे, ठीक है। इसमें जैसे सबसे पहले आता है मुंडा,
इसी के अंदर, ठीक है। मुंडा हुआ आपका, संथाल हुआ, संथाली विद्रोह जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद खासी, ठीक है, रामोशी, ये जितने भी जो आपके ट्राइबल्स हुए हैं, ये ट्राइबल्स के जो है रेबेलियन हुए हैं, ट्राइबल रिवोल्ट जिनको हम बोला जाता है, ठीक है। इसी के अंदर गडकरी एक आता है, वो भी है, तो बहुत सारे हैं। तो ऐसे करके हम जो है इंडियन रिबेलियंस में सबसे पहले हम बात करेंगे क्रांति 1857 की, फिर बात करेंगे सन्यासी रिवोल्ट की, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे हम ट्राइबल रिवोल्ट यानी जनजातीय जो विद्रोह हैं, उनमें मैं सारे बताऊंगा, मुंडा है, संथाल है, खासी है, अहोम है, ठीक है, और रामोशी है। तो इस टाइप के जितने भी हैं। फिर फोर्थ पे आते हैं बाद में फार्मर्स जो सोसाइटी है आपकी, फार्मर्स रिवोल्ट क्या क्या है वो हम बात करेंगे। तो फार्मर्स रिवोल्ट में सबसे ज्यादा फेमस माना जाता है, सबसे ज्यादा फेमस माना जाता है इंडिगो रिवोल्ट यानी नील विद्रोह। तो बात करते हैं हम, इसमें आते हैं आपके इंडिगो रिवोल्ट यानी नील विद्रोह जिसको कहा जाता है, ठीक है। लिख देता हूं नील विद्रोह। और जैसे कि पाबना, पाबना भी है, पाबना रिवोल्ट, ओके। और दक्षिण भारतीयों के लिए जो रिवोल्ट है, डेक्कन रिवोल्ट जिनको बोला जाता है, डेक्कन रिवोल्ट, ठीक है। तो ये सारे रिवोल्ट आपको हम इसमें पढ़ने का, इस खंड में पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे ही रिवोल्ट होता है, रिवोल्ट होने के बाद मैंने कहा था कि आम जनमानस में राजनीतिक चेतना का विकास होता है, राजनीतिक चेतना का विकास होता है, तो हम कहां पहुंचते हैं, धीरे धीरे स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर हम पहुंचते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में। जहां तक इंडियन नेशनल मूवमेंट की हम बात करें, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, तो इसमें सबसे पहले जो है, जैसे ही राजनीतिक जो चेतना का जो विकास होता है, तो सबसे पहले जो है ना सोशल रिलीजियस जो मूवमेंट है, सामाजिक धार्मिक जो सुधार आंदोलन है, वो हम इसमें पहले पढ़ेंगे, ठीक है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, तो ये सोशल यानी सामाजिक धार्मिक सुधार जो आंदोलन है, उसमें जो है सभी आ जाएंगे। जिसमें ही हम जो है ना स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ठीक है, और आपका स्वामी विवेकानंद, सभी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसी में आपका आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, ठीक है, सारी जो चीजें हैं वो हम इस पार्ट में पढ़ने का प्रयास पढ़ेंगे। यहीं से जो है राजनीतिक चेतना का विकास होना आरंभ होता है, और यहीं से हम धीरे धीरे जो है ना इंडियन नेशनल मूवमेंट की ओर जाते हैं। फिर दूसरा नंबर होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, यानी कांग्रेस की स्थापना के बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कांग्रेस की जो स्थापना जो हुई, उसके बाद के उनके जो उनका डिवाइड हुआ, गरम दल, नरम दल, वो सारे जो गुट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ने का प्रयास, इसमें स्टडी करने का प्रयास करेंगे। फिर धीरे धीरे हम जाते हैं, फिर धीरे धीरे हम जो है ना पहुंच जाते हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जो हुए हैं, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर एक फेज आ जाएगा कि जैसे ही हम धीरे धीरे आजादी की ओर चलते हैं, जिसमें आपके जो है ना शवीन न्यायविज्ञा, असहयोग, ये इस टाइप के जो मूवमेंट्स हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट्स वगैरह आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस पार्ट को हम कहते हैं प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी स्वतंत्रता से पहले, थोड़ा सा पहले का जो भारत है, वो हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इस पार्ट में पढ़ेंगे हम प्री इंडिपेंडेंस इन इंडिया, स्वतंत्रता से पहले के भारत के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो यहीं पे इंडियन नेशनल मूवमेंट में हम ये सारी चीजें पढ़ने का प्रयास करेंगे। बाद में जो है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो जाता है, और यहीं पे हमारा जो है जो आपका मॉडर्न इंडिया है वो समाप्त हो जाता है। तो हम इसको पढ़ेंगे 15 अगस्त 1947 तक, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी से लेकर 15 अगस्त 1947 तक का काल ही आपका मॉडर्न इंडिया कहलाता है। मैं एक बार फिर जो है इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पढ़ना क्या क्या है हमें। तो सबसे पहले मैंने जो है इसको पार्ट में तोड़ा है। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको अराइवल ऑफ यूरोपियंस, ठीक है। फिर 18th सेंचुरी इंडिया, 18th सेंचुरी के इंडिया में सिनेरियो क्या था, तो सिनेरियो ये था कि हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक अलग से पावर थी, मराठा खुद एक एम्पायर, एक पावर था, हैदराबाद था, मैसूर स्टेट, बंगाल स्टेट, त्रावणकोर। तो ये जो है ये सिनेरियो था इंडिया का 18th सेंचुरी यानी 18वीं शताब्दी में का भारत ऐसा था, ठीक है।
उसके बाद हम जो है पहुंचते हैं कि जो हमारे रेबेलियंस हैं, इंडियन रेबेलियंस यानी भारतीय जो विद्रोह हैं, उसमें सबसे ज्यादा रिवोल्ट ऑफ 1857 क्रांति 1857, ठीक है ना। द फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का पहला जो है क्रांतिकारी आंदोलन माना जाता है, क्रांति 1857 आपका। फिर उसके बाद हम चलते हैं, आते हैं हमारे सन्यासी विद्रोह। सन्यासियों में मैंने जो हमने पढ़ना है, जो सन्यासियों के जो विद्रोह हुए हैं हमारे, उनके बारे में हम सन्यासी विद्रोह में पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर हमारे ट्राइबल रिवोल्ट आते हैं, यानी जनजातीय जो विद्रोह है। जनजातीय विद्रोह में मैंने बताया था कि मुंडा रिवोल्ट है, संथाल रिवोल्ट है, आपका खासी, रामोसी या होम, बहुत सारे जो रिवोल्ट हैं, सारा इस पार्ट में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं फार्मर्स जो रिवोल्ट है हमारे। फार्मर्स रिवोल्ट में सबसे जो फेमस माना जाता है वो इंडिगो रिवोल्ट यानी नील विद्रोह माना जाता है, जो नील की खेती को जबरदस्ती कराया जाता था अंग्रेजों द्वारा, उसके ऊपर आपका नील विद्रोह हुआ था, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पाबना रिवोल्ट, डेक्कन रिवोल्ट, ये भी इसी के पार्ट माने जाते हैं। फिर ऐसे ही मैंने बताया कि राजनीतिक चेतना का विकास जैसे ही होता है तो हम कहाँ पहुंचते हैं, हम पहुंचते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे पहले हम पढ़ने का प्रयास करेंगे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट यानी भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्या है, उनके बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट फिर मैंने बताया था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, कांग्रेस का जो है डिवाइड होना, पार्टीशन होना, ठीक है। पार्टीशन में मैंने बताए थे कि दो गुट बन जाते हैं, गर्म वाला अलग और नरम वाला अलग, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया है कि फिर हम धीरे धीरे जो है मूवमेंट की और जो जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो उस पार्ट को मैंने क्या कहा है कि प्री इंडिपेंडेंस इंडिया यानी इंडिपेंडेंस से पहले का जो आपका जो इंडिया है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देन 15 अगस्त 1947 को हमारा जो देश है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, यानी हम स्वतंत्र हो जाते हैं, और यहीं पे आपका मॉडर्न इंडिया खत्म हो जाता है। आज के लेक्चर में इतना ही, ये मैंने पूरा का पूरा समरी मॉडर्न इंडिया का आपको इधर से इधर तक मैंने बता दिया है, और यहीं पे आपका ये लेक्चर खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अराइवल ऑफ यूरोपियन से, ये वाला खंड उठाएंगे, ठीक है। उसमें हम यहाँ से आरंभ करेंगे, पहले ये वाला खंड उठाएंगे, फिर ये और फिर ये, ऐसे एक एक जो आपके जो पार्ट हैं, पार्ट वाइज हम मॉडर्न इंडिया को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।